कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हमने आपको पार्लियामेंट की तस्वीरें दिखाई, वहां पर हो रहा हंगामा दिखाया। मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार केवल यहां दिल्ली में संसद में नहीं हुई बल्कि बिहार में विधानसभा में भी हुई। मॉनसून सेशन बिहार में भी शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ साथ विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट रिवीजन सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। विपक्षी विधायक आज प्रदर्शन करने के लिए काली पट्टी बांधकर तो कुछ काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। बिहार में अभी ताबड़तोड़ अपराध भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजाना हो रही मर्डर की घटनाओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल है। ये मुद्दा भी बिहार विधानसभा में उठना तय है। ये बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। हंगामे के कारण बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन आज विधानसभा के बाहर बड़ा हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसने क्या कहा, क्या तस्वीरें थी, वो आपके सामने रख देते हैं। कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के, और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग। और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अपना तरीका है। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, अपनी बात को रखे, सदन चलाए, सदन के अंदर प्रश्नों के द्वारा बिहार के विकास की गति को बढ़ाए। देखिए, इस पर विषय काफी आ चुका है, अब तो किसी को आपत्ति ही नहीं है। सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो भारतीय है कोई वोट से वंचित न हो, और जो बाहर के लोग हैं वो वोट नहीं डाल सके। चुनाव आयोग का ये पहल बिहार से पूरे देश में होने जा रहा है, और बिहार तो ऐसे भी क्रांतिकारी भूमि रही है। कई नए प्रयोग बिहार से शुरू हुए हैं, और ये प्रयोग का पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। बाहर के लोग जो धर्मशाला बनाया है उससे देश मुक्त होगा, बिहार मुक्त होगा। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जबरदस्त टक्कर है पक्ष और विपक्ष में। अब नीतीश कुमार इसका काउंटर कैसे करेंगे? वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार इस वक्त सरकार संदेह के दायरे में है। कम से कम हम तेजस्वी यादव के बयान के बाद तो ये कह ही सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फिर कुछ रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा का ये आखिरी सत्र है चुनाव के पहले का, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष इसे दोनों अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेगा जनता के बीच में। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो समस्या खड़ी हुई, लगातार मर्डर हो रहे थे, तो निश्चित रूप से तय था कि जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष इस सरकार को घेरेगा इस मामले को लेकर, और विपक्ष वही कर रहा है। विपक्ष को भी पता है कि भाई हमारी एक अच्छी खासी संख्या है, तो हम सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार विधानसभा में क्या जवाब देते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका जवाब देंगे या विजय सिन्हा जवाब देंगे? तो आज विजय सिन्हा ने कह दिया कि भाई विपक्ष विधानसभा को चलने दे। और कल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे जनता दल यूनाइटेड के एक नेता का बयान आया है कि भाई विपक्ष इतना लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों हल्ला मचा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी चिंता है तो सरकार के हाथ मजबूत करें और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में सरकार की मदद करें। जहां अपराधी वो उनकी जानकारी सरकार को दे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से अगर चर्चाएं होंगी तो बिहार की राजनीति कहां जा रही है? और मुझे लग रहा है कि ये जो अभी सत्र हो रहा है, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा कि 5 साल की उसकी उपलब्धियां क्या रही है, सरकार ने क्या क्या काम किया है। बिल्कुल, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा सत्र हंगामेदार होने वाला है। भले चर्चा के नाम पर भले सत्र कुछ समय के लिए चले, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जमकर लगने वाले हैं। मैं एक बार फिर जल्दी से पढ़ देती हूं। अब देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? वोटर लिस्ट रिवीजन का है।
लगातार बिहार में बेकाबू अपराध का ये मुद्दा है और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनकी इनअवेलेबिलिटी को लेकर सवाल उठा रहा है। तो ये सारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो इस वक्त विपक्ष के हाथों में है। वहीं अगर सरकार की बात कर ले तो विजय जी, सबसे बड़ी उपलब्धि या ये कहें जो सबसे बड़ा दाव, मास्टर स्ट्रोक इस वक्त बिहार में चला गया सरकार की ओर से, वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त का है। बुजुर्ग हो, विधवा हो, उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, ये उपलब्धि है सरकार की। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार के पास भी मौका, आखिरी सेशन है। वैसे ही आजकल राज्यों में जो विधानसभाएं हैं ना, वो केवल औपचारिक तौर पर रह गई हैं कि कानून के हिसाब से हर 6 महीने में एक बार सेशन होना चाहिए, इसलिए हो जाता है। अब ये भी सेशन 5 दिन का सेशन है, आज का दिन आपने ख़त्म ही कर दिया क्योंकि हाउस एडजॉर्न कर दिया 4 दिन बाद। जो लोकसभा में विधानसभा से जो बात जा रही है वो ये मैसेज जा रहा है कि आजकल विधानसभाएं कमजोर, कोई महाशिवरात्रि आ गई तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो चर्चा के लिए समय ही नहीं दिया। और ये नीतीश कुमार जी के लिए भी मौका है कि जो और घोषणाएं भी अगर करनी है उन्हें तो हाउस में आकर वो कर सकते हैं। जैसे ये तो बड़ा है ही कि 125 यूनिट बिजली का, उसका कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है, जैसे उन्होंने यू टर्न लिया है अपनी ही बात पर, लेकिन फिर भी ठीक है, मतदाताओं के लिए किया है। और विपक्ष के पास ये मौका है कि जितना सरकार को घेर सके। और दोनों बड़े मसले हैं ना, कानून व्यवस्था भी और SIR भी, दोनों ही बड़े मसले हैं। तो SIR पर किस तरह से सरकार जवाब देगी। हालांकि SIR पर तो सरकार कहती है कि चुनाव आयोग कर रहा है, जो चुनाव आयोग करेगा। कानून व्यवस्था तो लेकिन सरकार का मुद्दा है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, और सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा भले ही इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या उसे विधानसभा में चर्चा में नहीं लाया जा सकता? नहीं लाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ सरकार कह सकती है कि भाई ये तो चुनाव आयोग देख रहा है, सरकार विधानसभा में तो लाया ही जाएगा, विधानसभा में तो चर्चा होगी। और इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमने चर्चा की, सरकार ने, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 35 लाख है, 75 लाख है, जो भी है हम लोग उनको रिवीजन करेंगे। लेकिन यदि 2020 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन है उसमें और NDA के गठबंधन में 12,768 वोट का फर्क है, केवल जीत में 12,768 वोट का, और आप 35 लाख, 50 लाख, 70 लाख यदि वोट काट देंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना। अच्छा, सम्राट चौधरी, उन्होंने भी आज जो हंगामा हुआ उस पर अपना बयान दिया है, वो सम्राट चौधरी का बयान भी एक बार हम सुना देते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। स्पष्ट है कि बिहार में वैसे मतदाता जो बिहार के रहने वाले और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मतदान करेंगे। हर्षवर्धन जी, बड़ा पॉइंटेड सवाल लेकर आ रही हूं आपके पास। तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त अभी की परिस्थिति में कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे की बात करें तो मुद्दा तो चुनाव आयोग का ठीक है। ये पार्टियां तो अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। भारत का चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि स्वस्थ मतदाता सूची हो। और मैं एक बात से, चूंकि विजय जी ने वह भी कहा तो फिर से मुझे ध्यान में आ गया, भाई चुनाव आयोग अगर किसी गड़बड़ व्यक्ति को, यानी गड़बड़ तरीके से किसी को निकाल रहा है तो उसका विरोध होगा। लेकिन अगर 35 लाख लोग किसी भी वजह से बोगस हो, डुप्लीकेसी हो, जीवन नहीं रहा उनका, किसी भी वजह से हैं, तो उनका नाम क्यों होना चाहिए? और इतनी मेहनत के बाद जो मतदान का प्रतिशत 60, 65, 70 के ऊपर नहीं जा पाता है, क्या उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दरअसल मतदाता हमारा बहुत जागरूक है। हम बेवजह उसको कहते हैं कि अरे देखो शहरी मतदाता नहीं जाता, ये नहीं जाता, वो नहीं जाता। शहरी जो मतदाता है उसके 4 जगह वोट हो गए, वो अपने उस शहर में है ही नहीं। और आप उसको जैसे ही शुद्धिकरण की बात आएगी तुरंत आप कहेंगे ना, इसमें तो किसी का एजेंडा है। अब ये एजेंडा कैसे तय हो पाएगा? और मेरा ये मानना बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये नीतीश और तेजस्वी के मजबूत या कमजोर होने का मसला ही नहीं है। ये मसला है जनता के, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के मजबूत होने का। और वो चुनाव आयोग जो कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, अब उसमें कोई ऐतराज करने की वजह नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं जो BLO, BLA या दूसरी जगहों पर जो कमी होगी उसको समझना,
चिन्हित करके दूर करना यह भी सरकार और प्रशासन का काम है। चुनाव आयोग की जो एक प्रक्रिया है उसको सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है। अभी 28 को सुनवाई है, तो मुझे लगता है कि अब ये बार बार सवाल खड़ा करना कि प्रक्रिया गलत है, गलत तरीके से हो रहा, ये मुझे ठीक नहीं जान पड़ता है। जो जो आपको मिलता है उसकी लिस्टिंग कीजिए, आयोग सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और वैसे भी मामला अब कोर्ट में चला ही गया है, अब कोर्ट से जो होगा सही गलत वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक और खबर है जो आज चर्चा में हम कहानी कुर्सी की में शामिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की एक सलाह ने बिहार में सियासी हलचल पैदा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान सौंपने की सलाह दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समय की नजाकत को समझें, वो एक साथ सरकार और पार्टी नहीं चला सकते, इसलिए नीतीश सरकार चलाते रहे लेकिन पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप दे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगर नीतीश ने ऐसा नहीं किया तो जेडीयू को भारी नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश के सियासी समीकरण हम सब जानते हैं बनते बिगड़ते रहे हैं समय समय पर, इसलिए कुशवाहा के बयान पर जेडीयू ने जब प्रतिक्रिया दी तो उसमें बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया थी। थोड़ा सा तंज भी था, थोड़ी सी सीख भी थी, थोड़ी सी सहमति भी थी। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश का चेहरा देखकर ही पार्टी का झंडा उठाते हैं, इसलिए इस बारे में कोई भी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। तो आपको उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सुना देते हैं और फिर जेडीयू की ओर से जो सधी हुई प्रतिक्रिया आई वो भी आपके सामने रख देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है, बस यही है। क्या भावना है सर उनकी? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है उसकी व्याख्या की क्या जरूरत। हमने तो उसमें लिखा है ना, अब कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता, बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार को अपने माँ पिता के काम से कभी सर नहीं झुकाना पड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा है कि हमारे माँ पिता ने गलती की है तो माफ कर दीजिए। अब इस संबंध में औपचारिक फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी को है। पूर्व महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके पति अदालत से घोषित हैं आर्थिक अपराधी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं लगा है। ये पूरे बिहार के दौरा हर जिले प्रगति यात्रा में किए, विकास की गति की समीक्षा कर रहे हैं और इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन उनके पति और उनको सत्ता और सरकार में बने रहने के लिए भागीदारी करनी चाहिए। कैसा दोहरा विचार, ये दोहरी मानसिकता, करनी कथनी एक करनी चाहिए। उनका पुत्र है, पिता के नाते उनको निर्णय लेना है और जनता जिसको चाहती है निश्चित तौर पर उसको आशीर्वाद देती है। तो आपने तीनों बयान सुन लिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने सुन लिया। हर्षवर्धन जी, ये चर्चा तो बिहार में लंबे समय से चली रही है, कम से कम इस सीजन में तो भरपूर चल रही है कि नीतीश कुमार का पहले तो पार्टी का उत्तराधिकारी कौन, उनकी लेगेसी को संभालने के लिए क्या निशांत कुमार भी तैयार हैं और क्या नीतीश कुमार भी वाकई में ये चाहते हैं। कल एक तस्वीर तो हमने देखी थी और दिखाई भी थी कहानी कुर्सी की के दर्शकों को कि कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश कुमार अपने बेटे को। आज उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल जन्मदिन था। देखिए, एक तस्वीर के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे मायने, तभी तो ये कहानी कुर्सी की है। तो उत्तराधिकारी, अब ये बड़ी खुल के चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं उसमें कोई बहुत गलत बात नहीं है। राजनीति की जहाँ तक बात है तो उसके दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला तो यही है कि इस वक्त
पार्टी के भीतर यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर ये बड़ा द्वंद्व है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई किसी के साथ कांधे पर रखकर फोटो खिंचवा लेता है, कभी कोई घूमता हुआ रहता है तो निकलते हुए कोई बात कहता है कि आज इस पार्टी में निशान दिखे तो उन्होंने ये कहा। बीच में था कि एयरपोर्ट पे भी पत्रकार उनको पकड़ने लगे थे। यानी पार्टी के भीतर का द्वंद्व उभर कर सामने आ रहा है कि भाई नीतीश जी अब टॉप पर बैठने की स्थिति में नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी की राजनीति की उपज है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के सहयोगी रहे, नीतीश जी के साथ 2 बार आए गए और अब उनकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लेकिन उनको पता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दोनों को सरवाइव करना है तो ये संभव नहीं है। ये तो एक ये आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में उस पार्टी के साथ कैसा गठजोड़ होगा, तो अगर निशांत के लिए वो पैरवी कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को उस स्थिति में देखते रहे, हमेशा ये मानते रहे हैं कि वो नीतीश जी के बहुत एक जिसको कहें कि स्वाभाविक से उनके बाद वाले उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। और पता नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व के बहुत से गुण हैं, लेकिन एक उनकी कमजोरी है कि वो अपना नंबर 2 कभी चुन नहीं पाए। मतलब जिसको चुना या वो चुनना नहीं चाहते थे, नहीं चुन ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश तो उन्होंने किया, आरसीपी सिंह से लेकर ये प्रशांत किशोर से लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी थे, और 1-2 नाम मुझे और ध्यान में नहीं आ रहे हैं, वो सब थे। अभी संजय झा हैं, ललन सिंह थे। मतलब एक तरह से कहें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी को नंबर 2 पर वो बहुत लंबे समय तक स्थापित नहीं कर पाए। तो नेतृत्व का ये जो महत्वपूर्ण गुण होता है कि बड़ी आसानी से आप स्मूथ ट्रांजिशन वो करने की क्षमता नीतीश में नहीं दिखी। तो मेरा ये मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अगर निशांत पार्टी संभालेंगे तो हमारे लिए आगे गुडविल बनी रहे, एक अच्छा माहौल बना रहे, और दूसरा अगर ये नहीं होता है तो हमारी वाली भी दावेदारी बनी रहे। पार्टी मर्ज करने में 2 मिनट लगता है। एक बात तो समझ में आई जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक तो ट्रांजिशन होने का समय आ गया है, कब तक आप नीतीश कुमार के ऊपर ही ये जिम्मेदारी देकर रखेंगे, लेकिन क्या वो निशांत कुमार के रूप में ही होगा? ये इंडिकेशंस क्लियर है? नहीं, मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन बहुत ज्यादा भी क्लियर है पार्टी के अंदर उनका एक्सेप्टेंस कितना होगा। निशांत कुमार, अच्छा, जो नीरज कुमार भी कह रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अगर कह दे, पार्टी के नेता अगर जरूर बोले या सार्वजनिक रूप से, तो वो कहेंगे ही कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं उसके आने में। क्या उसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्या उसको कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या सीधे अपने बेटे को लाके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं कि पार्टी के सर्वेसर्वा वो बन गए? देखिए, नीतीश कुमार तो जिस राजनीति की उपज रहे, तो नीतीश कुमार भी कम अवसरवादी राजनीति की उपज तो रही नहीं। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जो उनको राजनीति में जो लेकर आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति को खत्म किया और फिर अपनी समता पार्टी से निकलकर अपने जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा नेता बन गए। तो दूसरा लीडरशिप उन्होंने इसलिए खड़ा नहीं किया कि उन्हें डर था कि कोई दूसरा नीतीश कुमार ना बन जाए जो अपने जॉर्ज फर्नांडिस को हटाकर पार्टी पे कब्जा कर ले। तो उन्होंने पार्टी में दूसरा नेता कभी बनने नहीं दिया। अब और व्यक्तिगत आधारित पार्टी की स्थिति यही होती है। मायावती के बाद बसपा में कौन जाएगा? कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार लगातार चलते रहा। शरद पवार ने शरद पवार के बाद अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे दिया। अजीत पवार खुद बने तो उन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा के अंदर भेज दिया। तो व्यक्तिवादी स्टालिन की पार्टी में अपने बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये व्यक्ति आधारित पार्टियां जो होती है अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है। नीतीश कुमार ने अभी तक कभी अपने बेटे को राजनीतिक रूप से न विधायक बनाया, न विधान परिषद का सदस्य बनाया, न लोकसभा भेजा, न राज्यसभा में भेजा। लेकिन अब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा नहीं है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सारे बड़े नेता भी जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तो अब जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आगे जाके मर्ज हो जाएगी? क्या उसका अस्तित्व बना के रखना है तो नीतीश कुमार का बेटा ही उस पार्टी को संभाल सकता है, जिससे कांग्रेस को गांधी परिवार संभाल सकता है, वैसा नीतीश कुमार का बेटा ही पार्टी को एकजुट रखेगा? ये तमाम प्रश्न है और अभी पार्टी इस पर मंथन कर रही है। मैं जो विजय जी जो बात जेडीयू के ही प्रवक्ता ने कही कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट आते हैं, तो निशांत कुमार पर भी फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इसमें कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट लालू आता तक है। लेकिन जो घुमा कर ले आए थे, तेजस्वी तक घुमा कर ले आए थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट मिलते हैं जेडीयू को, इसमें तो कोई शक नहीं है, वही अकेले नेता हैं, ये सब बात है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि जितने बयान आपने देखना है, नेता लोग इशू पर बयान नहीं देते, वो अपने रेफरेंस में बयान देते हैं इशू को। जैसे कुशवाहा जी है, जिसको हर्ष जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि अब वो थोड़ा सा इधर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए निशांत आ जाए तो उनके साथ ठीक बना रहे। एक अच्छा क्वेश्चन बना रहेगा। वो एहसान होता है, उनको राज्यसभा भेज दिया था ना, चुनाव लोकसभा हार गए तो राज्यसभा भेजा, तो वो भी अपना एहसान होता है नीतीश का। उत्तराधिकार की परेशानी सारी राजनीतिक दलों में रहती है, खासतौर से जो डिनेस्टी वाले लोग हैं, एक ही पार्टी है, एक ही आदमी है जिसने बनाई है। कांग्रेस में तो कभी नहीं है। तो
उसको लेकर नहीं, उत्तराधिकार अभी तय कहाँ हुआ है वहां पर? नहीं तो सर, वहाँ बुद्धि राहुल जी, तो क्या उसमें भी उसमें आप कोई दूसरी बात क्या है कि उत्तराधिकार के सोनिया अलावा गांधी जी के बाद तो राहुल गांधी ही सब संभाल ही रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को देखें, वो बहुत ही सशक्त नेता हैं और कोई आप कह रहे हैं उत्तराधिकार की बात, उन्होंने कोई दोस्त को अपने साथ नहीं रखा। जनता पार्टी से अगर आप शुरू करेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया, लालू यादव को याद कीजिए, मुलायम सिंह को याद कीजिए, वीपी सिंह को याद कीजिए, चंद्रशेखर को याद कीजिए, और अभी रामविलास पासवान, शरद यादव साहब को याद कीजिए, जो शरद यादव उनके बिल्कुल बराबर के लोग हुआ करते थे, उनको याद कीजिए, और अभी आखिर में ललन सिंह जी को याद कीजिए। और पॉलिटिकल फ्रेंड्स में देखें तो अब तो वो पलटू राम को बहुत ज्यादा। अब आगे क्या? नीतीश कुमार नीतीश यहाँ कुमार से अब कोई फैसला लेना तो जरूरी हो गया है ना अपनी पार्टी के लिए। हाँ, तो वो फैसला लेना होगा। अब वो जब समझ में आ रहा होगा चुनाव तो देखिए उनके चेहरे पर ही लड़ा जाना है, उसके बाद ही होगा। जब बीजेपी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है तो आप सोच रहे हो जेडीयू निशांत कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? बीजेपी की तो थोड़ा रहम खाई है, वो निशांत कुमार पे लड़ रही, नीतीश कुमार पे चुनाव लड़। ताकत ही नीतीश कुमार है। हाँ, बीजेपी की ताकत भी नीतीश कुमार है आज, जो क्योंकि इसीलिए तो उनको पकड़ के बैठे हुए ना कि नहीं आप थोड़ा सा आराम से बैठिए। अच्छा, तो उसको लेकर लगातार बात हो रही है, और अभी चुनाव तक नीतीश कुमार कोई सक्सेशन पर काम नहीं करेंगे। उसके बाद यदि पार्टी रहती है तो उस पर फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और एक चर्चा मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ, हालांकि सबको पसंद नहीं आएगी, कि ये हमने मान के चल रहे हैं कि अगली बार सरकार एनडीए की आनी है, चुनाव तो होने दीजिए। अब वो तो चुनाव ही बताएगा। लेकिन आपने तय कर लिया, आपने मतलब हम सब लोगों ने तय कर लिया कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बनेंगे, बीजेपी का बनेगा, मतलब एनडीए की सरकार आ रही है। कि संगठन लोगों को तय करने दी, संगठन का नेतृत्व जेडीयू में क्या निशांत कुमार को दिया जाएगा? मेरा तो सवाल बड़ा इतना छोटा सा है कि नीतीश ये वाली बात हम रोजाना चर्चा करते हैं, तो कह रहा हूँ कि अभी जनता को भी तय करने दीजिए कुछ। ठीक, बहल साहब। हाँ, मैं एक ही चीज कहना चाहता था, उन्होंने 2 मुद्दों पे इशू बनाया था। पहला कि ये पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं और साथ साथ स्टेट को भी रन कर रहे हैं, जो इस समय उनसे हो नहीं रहा है। इस वजह से निशांत की उन्होंने बात करी थी। आप खुद भी इनका बैकग्राउंड देख लीजिए तो 2009 में पहले आए थे राष्ट्रीय समता पार्टी के साथ, फिर चले गए, फिर 2021 में आए और आरएलएसपी के साथ, और उसके बाद फिर चले गए फरवरी 2023 में। उन्होंने सब पार्टी की पोजीशन से रिजाइन कर लिया था क्योंकि इनकी नीतीश जी के साथ सीरियस इश्यूज थे, और वो इश्यूज अभी भी हैं। लेकिन वो एक बात मैं विजय जी की बिल्कुल मानने को तैयार हूं, जो इन्होंने कहा है कि वो ब्रिज अपना बना रहे हैं निशांत के साथ, ताकि आगे कभी निशांत ने पार्टी अगर संभाली तो उनकी अपनी भी इंपॉर्टेंस वहां पे होगी। यही बात हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं। अब देखिए कौन सी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, और ये नीतीश कुमार ही तय करने वाले, उनके पार्टी के सर्वा भी वही है। नीतीश कुमार के पास भी क्या विकल्प है अपनी पार्टी के लिए, ये तो वही जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है।